नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो लॉ एंट्रेंस होते हैं लाइक बीएचयू, एलएलबी, बीए, एलएलबी, डीयू एलएलबी हो, लखनऊ हो, या जो बच्चे आइलेट देना चाह रहे हैं, एलसेट देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि खासकर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, एक्सपेक्टेड है, पूछे भी गए हैं, तो उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा स्पेशली कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लीगल एस्पेक्ट्स जो है जो खासकर एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। एक कॉमन टर्म जो आप बार बार सुनते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफआईआर। देखिए, एफआईआर का पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, ये होता क्या है ऐसे, 154 का धारा 1 पढ़ेगा, धारा 154(1) सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 154(1) पढ़ेगा, तो उसमें बताया गया कि एफआईआर क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि जब कोई पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशन में अगर कोई इंफॉर्मेशन आता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, जब कोई पुलिस को यह सूचना मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, जिसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध, कि कोई अगर पुलिस को सूचना मिलती है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो जो रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफआईआर बोलते हैं। और आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, दो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को बोलते हैं संज्ञेय अपराध, संज्ञेय। एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, गैर संज्ञेय अपराध। देखिए, जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है कि जो अपराध 3 साल से अधिक के पनिशमेंट हो, जिसका पनिशमेंट जनरली 3 साल से, जनरली मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, जनरली जिसका पनिशमेंट 3 साल से अधिक का हो, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। और जो अपराध जिसका पनिशमेंट जनरली 3 साल से कम होते हैं, वो जो होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, गैर संज्ञेय अपराध होता है। तो अगर पुलिस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में अगर रिपोर्ट दर्ज करती है तो उसको हम बोलते हैं एफआईआर। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में रिपोर्ट अपने यहां दर्ज करती है उसको बोलते हैं एनसीआर। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर पुलिस को यह पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस जो है इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशंस कर सकती है। इन्वेस्टिगेशंस करने का पावर उसको जो है, अन्वेषण करने की पावर जो है वो उसको मिल जाता है, उसी समय मिल जाता है। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में और क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो पुलिस जो है व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन या मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए वारंट के पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में व्यक्ति को जो है पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट के द्वारा पावर दिए, मतलब मजिस्ट्रेट ने अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया, कोई वारंट नहीं दिया है, तो वो जो है व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। साथ ही साथ में व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो पुलिस ऑफिसर है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। जब उसको धारा 155(2) के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट जब उसको डायरेक्शन देगा तभी वो जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जनरली जिसका पनिशमेंट 3 साल से अधिक का हो, और 3 साल से कम का होगा तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन जनरली यह हमेशा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस है। अच्छा, ये हो गया एफआईआर। एनसीआर क्या होता है, एनसीआर में क्या होता है, जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, गैर संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो जो है वो पुलिस जो है वो एनसीआर रिपोर्ट दर्ज करती है, फिर वो मजिस्ट्रेट के यहां जाती है और वो कंप्लेंट फाइल करती है, कंप्लेंट फाइल करती है। ठीक, या आप भी अगर आपके साथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप मजिस्ट्रेट के यहां कंप्लेंट फाइल करते हैं, फिर मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन लेता है, तो उसको बोलते हैं एनसीआर। एनसीआर जो है पुलिस दर्ज करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। अच्छा, और कुछ क्राइटेरिया जैसे होता है बिलेबल ऑफेंस, इसको बोलते हैं जमानतीय अपराध, जमानतीय अपराध। देखिए, बिलेबल 2 वर्ड से मिलकर बना बेल, और एक होता है एबल, मतलब बेल योग। बेलेबल मतलब बेल योग, मतलब बेल मतलब क्या होगा, बेल होता क्या है। देखिए 436 पढ़िएगा आप, आईपीसी सीआरपीसी की धारा 436 पढ़िएगा, तो उसमें बेल वगैरह में दिया है कि बेल क्या होता है। देखिए, बेल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। देखिए, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध का एलिगेशन लगाया जाता है, ठीक, व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो जैसे हमने आपको कहा कि क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उसके विरुद्ध जो है वो साक्ष्य साबित, मतलब साबित ना कर दिया, जिसको हम बोलते हैं प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस। कोर्ट ये मानेगी कि आप इनोसेंस है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को जो है वो आप पुलिस गिरफ्तार कर लिया, जैसे मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया, ठीक, आप पुलिस का उसको बेल दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो अगर बेलेबल ऑफेंस है, यहां पर वर्ड आता है बेलेबल ऑफेंस, ठीक, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है कि जो जनरली 3 साल से कम
कि दंडित अपराध है, 3 साल से कम के दंडनीय अपराध है, जनरली ध्यान रखिएगा, उसमें पुलिस क्या करती है, बेल दे देती है, व्यक्ति को गिरफ्तार करके तुरंत बेल दे देती है। बेल क्या होता है, बेल क्या होता है कि व्यक्ति से एक बॉन्ड ले आता है, सिक्योरिटी ले आता है, कुछ पैसा ले आता है, और वो व्यक्ति वो कहता है कि नहीं हम जो है कोर्ट में आएंगे। जैसे देखते हैं कोर्ट में डेट पे डेट लोग जाते हैं, तो वही होता है कि लोग बेल पे बाहर होते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं और वो कोर्ट में अपना मतलब कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो होता है बेल। बेल में क्या होता है, बेल मतलब क्या होता है कि जहां पे व्यक्ति को जो है वो छोड़ दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में जमानत पे छोड़ दिया जाता है, सिक्योरिटी वगैरह लेके जमानत पे छोड़ दिया जाता है व्यक्ति जो है वो, उसको ये निश्चित किया जाता है, वो सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति जो है कोर्ट पर जब बुलाया जाएगा तब वो आएगा। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को बेल पे छोड़ दिया जाता है। तो बेलेबल ऑफेंस मतलब होता है ऐसे अपराध जिसमें व्यक्ति को जो है वो बेल पे छोड़ दिया जाए। अब बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस भी बेल दे सकती है, कोर्ट भी बेल दे सकती है। अगर आप पुलिस के यहाँ से बेल ले लिए तो कोर्ट के यहाँ बेल लेने की जरूरत नहीं है, अगर कोर्ट से बेल ले लिए तो पुलिस के यहाँ बेल लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जहां पे पुलिस भी बेल दे सकती है, कोर्ट भी बेल दे सकती है। ठीक, 436 में बेलेबल ऑफेंस की चर्चा की गई है। एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसको बोलते हैं गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखिए नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, यहां पे पुलिस बेल नहीं देगी, पुलिस आपको कभी भी बेल नहीं देगी। जब भी बेल देगी तो मजिस्ट्रेट देगी। जब पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी, मजिस्ट्रेट के यहां प्रोड्यूस कर देगी, तो मजिस्ट्रेट तय करेगी कि व्यक्ति को बेल दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मजिस्ट्रेट बेल देगी, उसको बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। देखिए कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, सेक्शन 320 पढ़ेंगे जब सीआरपीसी में, तो वहां पे बताया गया कुछ ऐसे अपराध है, जैसे अपराध होते हैं तो क्या लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपने में, तो कुछ ऐसे अपराध है जिसको कंप्रोमाइज कर सकते हैं। जनरली जो अपराध 3 साल से कम उम्र का, 3 साल से कम का दंड नहीं है, उसमें जो है कंप्रोमाइज किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। हिंदी में बोलते हैं प्रासामनीय अपराध, प्रासामनीय अपराध। ठीक, एक होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, जो जनरली 3 साल से अधिक पनिशमेंट का होता है। उसमें क्या होता है कि वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर वो केस एस्टैब्लिश हो गया तो क्या करेगा कि वो कोर्ट में पूरा जो प्रोसीडिंग चलेगा, अगर कन्विक्शन हो गया तो व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। तो वो क्या होता है कि उसमें मतलब कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। छोटे मोटे अपराध के केस में क्या होता है कि दोनों पक्षकार, जो विक्टिम है और जिसने रॉन्ग डूअर, दोनों कंप्रोमाइज करके जो है मामला खत्म करते हैं। नॉन कंपाउंडेबल क्या है कि कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, अप्रशमनीय या गैर प्रशमनीय अपराध। एक होता है समन और वारंट। देखिए समन होता है जब आप आईपीसी सीआरपीसी में क्लॉज 2 पढ़ेंगे, डिफिनेशन क्लॉज 2 पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे सब क्लॉज दिए गए हैं, उसमें समन को डिफाइन किया गया। समन क्या होता है, एक समन से ही बनता है समन केस। देखिए समन केस क्या होता है, मतलब समन पाएंगे फिर समन केस पे क्या होता है। देखिए समन मामला या समन केस क्या होता है कि जो अपराध 2 साल से कम के लिए दंडनीय है, जिसका जो पनिशमेंट 2 साल से कम का है, तो वहां पे व्यक्ति को समन इशू किया था। समन मतलब व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, जनरली पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन को छोड़कर। धारा 87 सीआरपीसी पढ़ेंगे तो कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन दिया गया, उसको छोड़कर व्यक्ति को जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। व्यक्ति क्या है, कोर्ट में डायरेक्ट आएगा। अच्छा समन में क्या होता है, देखिए समन केस में क्या होता है, समन जारी किया जाता है। तो समन क्या होता है, इसमें हम आते हैं। देखिए जो अपराध 2 साल से कम दंडनीय है, उसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है वो डायरेक्टली मतलब जो व्यक्ति है उसके नाम पे समन इशू करती है। ठीक, तो क्या होता है उसको समन भेजा है, वो व्यक्ति जो है कोर्ट में आएगा। समन किसको किसको इशू किया जाता है, जो अक्यूज है उसको इशू किया जाता है, और जो गवाह वगैरह है उसको भी इशू किया जाता है। जो दूसरे पक्षकार है, जैसे मान लीजिए जो विक्टिम पक्षकार, उसको भी समन इशू किया जाता है कोर्ट में आने के लिए। एक होता है वारंट। वारंट में क्या होता है कि ये पुलिस ऑफिसर को इशू किया जाता है। उस पर जब आप समन का प्रोविजन देखेंगे तो सेक्शन 61 देखेंगे, इसका आगे प्रोविजन सीआरपीसी में दिए गए हैं, सारे प्रोविजन दिए गए, समन क्या होगा, क्या क्या लिखा होगा, सब कुछ उसमें प्रोविजन दिए गए हैं। आप सीआरपीसी में वारंट के बारे में देखेंगे तो धारा 70 पढ़ेंगे, 71 पढ़ेंगे, इसका आगे के बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं वारंट में। वारंट में क्या होता है कि पुलिस जो है, पुलिस को डायरेक्ट किया जाता है वारंट कि इस व्यक्ति को नाम दिया रहेगा, एड्रेस दिया रहेगा, फादर नेम दिया रहेगा, इसको गिरफ्तार करना है, तो पुलिस वारंट लेके जाएगी, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी, तो ये होता है वारंट। अच्छा एक समन सिविल मामला में भी होता है, क्रिमिनल मामला में भी समन होता है, सिविल मामला में भी समन होता है। सिविल मामला में क्या होता है समन, वहां पे भी दोनों पक्षकार को इश्यू किया जाता है, प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को, दोनों को इश्यू किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा समन सिविल मामला में होता है, क्रिमिनल मामला में भी होता है। तो ये पूछा जाता है कि कोर्ट जब बुलावा भेजते हैं, पक्षकार को बुलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको समन बोलते हैं। चलिए ठीक है यहां तक।
तो अच्छा, अब समन केस वारंट केस तो क्लियर हो गया। समन मतलब 2 साल के से कम का पनिश होना चाहिए। वारंट क्या है कि जहां पे 2 साल से अधिक का वो पनिशमेंट हो, तो उसमें क्या होता है कि पुलिस जो है वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, वारंट लेके जाएगी, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। होता है समन केस, वारंट केस। एक होता है पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी, पुलिस अभिरक्षा, जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक अभिरक्षा। देखिए पुलिस कस्टडी क्या होता है, जब पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपने यहां लॉकअप में बंद कर देती है तो उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी, ठीक। और जब व्यक्ति को जेल भेज दिया तो उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस मैक्सिमम कितने टाइम पर रखती है, 24 घंटा तक रख सकती है। या तो पुलिस कभी कभी जो है पुलिस कस्टडियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, धारा 167 जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहां पर पुलिस कस्टडियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए व्यक्ति को मैक्सिमम 15 दिन रख सकती है, तो वो पुलिस कस्टडी में होता है। पुलिस कस्टडी मतलब जहां पर व्यक्ति को लॉकअप में बंद किए हुए हैं। जुडिशियल कस्टडी मतलब व्यक्ति को जहां पे जेल में भेज दिए हैं, तो होता है पुलिस कस्टडी। एक होता है कन्फेशन। कन्फेशन क्या होता है, तो ये कन्फेशन क्या होता है, इसमें भी 2 ढंग का होता है। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है नॉन जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन, नॉन जुडिशियल कन्फेशन। देखिए क्या होता है जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, जैसे धारा 164 पढ़ेंगे सीआरपीसी में, तो वहां पे जो है अक्यूज होता है वो पुलिस जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके सामने कन्फेशन करता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको पहले बताता है कि अगर आप कन्फेस कीजिएगा तो ये आपके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में यूज किया जाएगा और आपको उसको पनिश किया जा सकता है, तो उसका रिलेवेंसी होता है। एक होता है नॉन जुडिशियल कन्फेशन, जैसे पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति कन्फेशन करता है उसका कोई रिलेवेंसी नहीं होता, जो पुलिस मार पीट कर जो है वो व्यक्ति से स्टेटमेंट ले सकती है, तो वो होता है नॉन जुडिशियल कन्फेशन, गैर न्यायिक संस्वीकृति जिसको बोलते हैं। धारा 25 पढ़ेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 पढ़ेंगे, तो वहां पर एक आ गया कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने कुछ स्वीकार करता है अपराध के बारे में तो उसको कोर्ट नहीं मानेगी, वो रिलेवेंट नहीं होगी, तो होता है कन्फेशन, जुडिशियल, नॉन जुडिशियल कन्फेशन। एक होता है आपको, एक होता है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग बताते हैं, प्ली बार्गेनिंग क्या होता है। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और वो सारा एविडेंस प्रोड्यूस कर देता है, अपने अपराध को स्वीकार भी कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्ली बार्गेनिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है व्यक्ति का पनिशमेंट मैक्सिमम 1/4 दिया जाता है, ठीक। एक होता है अप्रूवर। अप्रूवर में क्या होता है कि व्यक्ति जो है सरकार, उसी को हम लोग बोलते हैं सरकारी गवाह बोलते हैं, हिंदी में अनुमोदक बोलते हैं। उसमें अंतर क्या है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने तो बनता है सरकारी गवाह, अपने बारे में तो सारा बताएगा एविडेंस, अदर जो व्यक्ति जो सारे उसमें अपराध में शामिल थे सबके बारे में एविडेंसेस देता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को छोड़ दिया था, उसको बोलते हैं हम लोग अप्रूवर, अनुमोदक या सरकारी गवाह बोलते हैं। एक होता है पैरोल। पैरोल क्या होता है, देखिए एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे लालू यादव के घर में शादी थी तो उनको जो है कुछ समय के लिए टेम्पोररी रिलीज कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, फिर वो जेल में चले गए, तो क्या हुआ, पैरोल होता है। संजय दत्त मूवी बनाने के लिए कुछ दिन कोर्ट से जो है वो इजाजत लेके बाहर चले आए, फिर कोर्ट में चले गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोल बोलते हैं। बेल में क्या होता है कि व्यक्ति को जो है वो बाहर कर दिया जाता है जब तक वो बेल कैंसिल ना कर दिया जाए या व्यक्ति का कन्विक्शन ना हो जाए या व्यक्ति को जो है वो एक्यूटल ना कर दिया जाए, दुष्मुक्ति ना कर दिया जाए, तो वो होता है बेल। तो बेल और पैरोल में अंतर होता है। ये पैरोल का टेम्पोररी रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं पैरोल। अच्छा, इसमें होता है एंटीसिपेटरी बेल। इसको बोलते हैं अग्रिम जमानत। धारा 438 पढ़ेंगे सीआरपीसी में तो दिया हुआ। अग्रिम जमानत क्या है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले आप कोर्ट से बेल ले रहे हैं, अगर पुलिस आएगी तो पुलिस को आपको एंटीसिपेटरी बेल दिखा देना, पुलिस आपको छोड़ देगी, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। उत्तर प्रदेश में पहले एंटीसिपेटरी बेल नहीं था, लेकिन अब एंटीसिपेटरी बेल जो है उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। ये क्वेश्चन 2018 एलएलबी में पूछा हुआ है। अब इसका लिए एक जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अपराध जो है यहां पर घटा, जहां पे हम है इसके नजदीक पे 1 किलोमीटर पर कोई पुलिस थाना है जो कि जिसका जुरिस्डिक्शन इस क्षेत्र में नहीं है जहां पर अपराध घटा है, ठीक।
तो वहां पे क्या है कि उस थाना में जाकर हम एफआईआर लॉन्च करवा देंगे, पुलिस एफआईआर लॉन्च कर देगा। बाद में उस दूसरे थाना जो उसका जुरिस्डिक्शन है वो क्षेत्र में जहां पर अपराध घटित हुआ उसको ट्रांसफर कर देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो एफआईआर। एक होता है परजूरी। परजूरी क्या होता है? देखिए परजूरी इसको बोलते हैं हिंदी में शपथ भंग। ये क्या होता है कि कोर्ट के सामने अगर आप झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ एविडेंसेस गलत दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ना परजूरी बोलते हैं, शपथ भंग करना। यह अपराध होता है। आईपीसी में पढ़ेंगे तो 191 से लेकर 200 तक आगे अपराध दिया गया है। एक होता है हियर एविडेंस, अनुश्रुतियां जिसको हिंदी में बोलते हैं हियर से एविडेंस, हिंदी में बोलते हैं अनुश्रुतियां। हियर एविडेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम जो है वाराणसी के मड़ुआडीह स्टेशन से गुजर रहे थे, हमने किसी व्यक्ति को मर्डर होते हुए देखा, ठीक, हम घर पे आए, अपने दोस्त को बताया यार हमने वहां देखा मर्डर हो गया, तो मेरा दोस्त जो कोर्ट में स्टेटमेंट देगा ये कहेगा कि मेरा दोस्त मड़ुआडीह स्टेशन पर जा रहा था, वहां उसने देखा कि मर्डर हो गया, उसके बताए हुए बात पे हम बोल रहे हैं, तो मेरा दोस्त का बोला हुआ स्टेटमेंट क्या होगा? हियर्स एविडेंस होगा। मतलब कोर्ट क्या है कि हियर्स एविडेंस, उसको कहेगा कोर्ट हियर्स एविडेंस है, और हियर्स एविडेंस का कोई रिलेवेंसी नहीं होता है। कोर्ट कहेगा कि जिसने देखा, जिसने सुना, जिसने परसीव किया वही जो है एविडेंस दे सकता है। एक होता है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं लोग मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन। धारा 32 पढ़ेंगे आप, क्लॉज 1 पढ़ेंगे, बहुत से 8 क्लॉज दिए गए हैं, धारा 32 का क्लॉज 1 पढ़ेंगे। धारा 32 में एक्चुअल में डाइंग डिक्लेरेशन को दिया गया है। तो एक्चुअल में हम पहला पार्ट जो 32 का क्लॉज पहला पार्ट है उसके बारे में बताते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? कोई व्यक्ति मरता है तो मरने से पहले अगर कुछ अपने मृत्यु के बारे में कोई कारण बताता है कि हम किस कारण से मारे गए, कोई रीजन बताता है, तो उसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब कॉज ऑफ डेथ अगर रीजन बताता है उसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंस जो है कोर्ट में जो है एडमिसेबल होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे सामने मरा और उसने कुछ अपने बारे में बताया, मरने के बारे में कि हमको किसी ने मारा, जहर दे दिया, तो वो हम कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं, भले वो हियर्स एविडेंस है, जो व्यक्ति मरा उसके कहे गए बात को हम कोर्ट में सामने दिए हैं, तो ये भी हियर्स एविडेंस होता है, लेकिन रिलीवेंट होगा। तो खासकर डॉरी डेथ के केस जहां पे दहेज हत्या हुई है वहां पे डाइंग डिक्लेरेशन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसको हम बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। एक होता है डाइंग इंटेस्टेड। डाइंग इंटेस्टेड, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति बिना विल लिखे हुए मर गया, उसको बोलते हैं डाइंग इंटेस्टेड। विल मतलब जहां पे आप जीते जी किसी को प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो मरने के बाद वो इन्फोर्स किया जाएगा। जैसे हमने विल लिख दिया कि मेरी जो वाराणसी में बंगला है वो हमारे भतीजे को दे दिया जाए, तो जीते जी आपके पास प्रॉपर्टी, मर जाएंगे तो भतीजा को चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं विल। तो अगर आप बिल बिना लिखे हुए मर गए तो उसको बोलते हैं डाइंग इंटेस्टेड, बिना वसीयत लिखे हुए व्यक्ति का मरना। ठीक, अब आते हैं आपको, एक होता है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? ये भी कई बार पूछा हुआ है। देखिए एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया का है, ठीक, और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया का है, पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान में अपराध करके इंडिया भाग आया, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को जो है इस व्यक्ति को सौंप देगी, किस जरिए? एक्स्ट्राडिशन के जरिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता है। ट्रीटी क्या होता है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान को एग्रीमेंट करते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई अपराधी मेरे यहाँ से अपराध करके आपके यहाँ भाग जाएगा तो आप हमको सौंप देंगे। अगर आपके यहाँ जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आया, इंडिया में अपराध किया और पाकिस्तान में भाग गया, तो पाकिस्तान फिर इंडिया को सौंप देगा। तो दोनों का एक एग्रीमेंट होता है, उस अगर एग्रीमेंट में दो पार्टी, मान लीजिए दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया तो एक दूसरे को लौटाने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मलेशिया में छोटा डॉन छुपा हुआ था राजन, तो क्या हुआ, तो उसको इंडिया को सौंप दिया गया, तो मलेशिया और इंडिया के बीच में क्या था? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी। अगर ट्रीटी है तो देने के लिए बाध्य होगा कोई भी राज्य, तो हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यार्पण। अगर नहीं है तो डिप्लोमेटिक रिलेशन के जरिए, राजनीतिक संबंध के द्वारा, बातचीत के जरिए उस व्यक्ति को एक दूसरे के साथ सपुर्द किया जा सकता है, ताकि व्यक्ति को जब पनिश किया जा सके, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। और इसके अलावा है जैसे सैक्रिलेज। एक होता है सैक्रिलेज, होता है ब्लेस्फेमी। सैक्रिलेज और ब्लेस्फेमी क्या होता है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए सैक्रिलेज क्या होता है कि जैसे किसी भगवान की मूर्ति को आप तोड़ दिए, किसी दूसरे धर्म की मूर्ति को तोड़ दिए, तो सैक्रिलेज हो जाएगा।
ब्लेस्फेमी क्या हो गया, किसी के बारे में बोलना, जैसे किसी के धर्म के बारे में उलझुल बातें बोलना, मतलब अपमानजनक बात बोलना, वो होता है ब्लेस्फेमी। सैक्रिलेज मतलब मूर्ति तोड़ देना, कुछ बिक देना खराब चीज पर, तो वो होता है सैक्रिलेज। ब्लेस्फेमी मतलब अनाप शनाप वर्ड बोलना, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लेस्फेमी। और कुछ जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है किसी न्यायालय की जो है, हिंदी में बोलते हैं न्यायालय का मानना, मतलब न्यायालय की जो है वो गरिमा को गिरा रहे हैं आप। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है दो प्रकार का होता है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में दिया हुआ है, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। ठीक, कंटेम्प्ट मतलब क्या, न्यायालय की जो रिपुटेशन है, न्यायालय की जो गरिमा है उसको गिरा रहे हैं। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है, जैसे कोई डिक्री है, कोई ऑर्डर है, कोई जजमेंट है, पारित किया गया, आप उसको मान नहीं रहे, तो यह वो सिविल कंटेम्प्ट होगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है कि जहां पे आप जो है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि न्यायालय के कुछ बोलकर लिखे गए शब्दों के द्वारा, गेस्चर के द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं सीजीआई जस्टिस बोबड़े चोर है, वाराणसी में लेकर घूम रहे हैं, व्यक्ति देख रहे हैं, तो क्या वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया। हम बोल रहे हैं कि जस्टिस बोबड़े बहुत बड़ा बदमाश है, लफंगा है, चोर है, गुंडा बदमाश है, कोई व्यक्ति सुन लिया, जान गया, तो ये क्या होगा, कंटेम्प्ट होगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बोले गए शब्द, लिखे गए शब्द के द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, एक चूहा बना दिए, इस पर लिख दे सीजीआई जस्टिस बोबड़े, ये क्या होगा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो वो क्या होगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा, तो उसको पनिश किया गया है। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि फाइन लिया जाता है 2000 तक, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में फाइन भी लिया जाएगा, जेल भी दिया जाएगा, मैक्सिमम 6 महीने का पनिश किया जाएगा। ये होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अच्छा, और आइए एफिडेविट, आइए एफिडेविट क्या होता है। देखिए एफिडेविट लगभग आप लोग भी जानते हो एफिडेविट क्या होता है, कि जहां पे एक देखते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उस पर अपना नाम लिखते हैं, फादर का नाम लिखते हैं, रेसिडेंस लिखते हैं, और बताते हैं कि मेरे द्वारा ये कथन कहा गया है, मेरे नॉलेज में सही है, और अंतिम में साइन करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं। ठीक, और क्या है कि अब जो एफिडेविट बनवाता है, जैसे हम एफिडेविट बनवाते हैं, तो हमको क्या बोला जाएगा, डेपोनेंट बोला जाएगा, हमको क्या बोला जाएगा, डेपोनेंट बोला जाएगा। सिविल डेथ क्या होता है? देखिए सिविल डेथ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार 7 साल तक ना देखा गया हो, ना सुना गया हो, ना पढ़ा गया हो, क्या ना देखा गया हो, ना सुना गया हो, ना पढ़ा गया हो, तो व्यक्ति को मृत मान लिया था, मृत्यु मान लेते, व्यक्ति मर गया है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, सिविल डेथ बोलते हैं। ठीक, आइए डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी, ये जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। देखिए डबल जियोपार्डी क्या होता है कि कोई व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ डबल जियोपार्डी। और 20 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डबल जियोपार्डी की चर्चा किया गया है। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए 2 बार पनिश नहीं किया सकता है, बोलते हैं डबल जियोपार्डी। बीसीआई, बीसीआई क्या होता है? इसको बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए बीसीआई क्या है कि बीसीआई एक जो है बॉडीज बनाई गई है, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, प्रत्यायोजित विधान का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जो विधायिका है वो लॉ मेकिंग पावर जो किसी अन्य बॉडी को ट्रांसफर करती है, एक बॉडी बनाती है और उसको लॉ मेकिंग पावर देती है। जैसे बीसीआई क्या है, एडवोकेट्स हो गए, वकालत से संबंधित जितने रूल कौन बनाएगी, बीसीआई बनाएगी। तो बीसीआई क्या है, वो जैसे हमारे यहाँ लॉ स्कूल में क्लासेस चलती है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, है ना, किसको डिग्री में किस कॉलेज को मान्यता मिलेगा, नहीं मिलेगा, एडवोकेट्स के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाएंगे, ये बीसीआई बनाती है, इसको बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, अब एक और प्लेंटिव डिफेंडेंट। प्लेंटिव डिफेंडेंट, देखिए प्लेंटिव डिफेंडेंट क्या होता है, सिविल मामला में जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का बात जो है विवाद हो गया, तो जो केस लाएगा उसको बोलते हैं प्लेंटिव, हिंदी में वादी, और जिसके अगेंस्ट केस लाया था वो क्या होता है, डिफेंडेंट। क्या होता है, डिफेंडेंट, प्रतिवादी। प्लेंटिव क्या करेगा, प्लेंट फाइल करेगा, जिसको बोलते हैं वाद पत्र। ठीक, और ये रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन, ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, और इसके बाद सुनने के बाद जो कोर्ट डिसीजन देगी, तो पहले जजमेंट देंगे, उसके बाद डिक्री पारित करेगी। एक होता है बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है,
जिसे मान लिया जाए ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक प्रकार का। ये क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी पढ़ने के लिए गए, ठीक, आपने जो है साइकिल स्टैंड में लगा दिया, 2 रुपये का आपने टिकट कटाया और लाइब्रेरी में चले गए पढ़ने, फिर बाद में आते हैं लाइब्रेरी से वो जो स्टैंड है वहाँ साइकिल लेके चले जाते हैं, तो जो आपके और स्टैंड मालिक के बीच में जो स्टैंड के एजेंट है जो आपके साइकिल को रखने की जिम्मेवारी ले रहा है, अगर चोरी हुआ तो आपको पैसा देंगे, तो दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है लीगल्स का, अबसकॉन्डर। अबसकॉन्डर, देखिए अबसकॉन्डर मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति कोर्ट के प्रोसीडिंग से भागता हो, जिसको मतलब भगौड़ा, तो जो कोर्ट के प्रोसीडिंग से भागता हो उसको मतलब बोलते हैं अबसकॉन्डर। ये भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगला एक लोक अदालत। लोक अदालत क्या है, देखिए लोक अदालत क्या है कि जैसे कोर्ट के पास क्या है, बहुत ज्यादा वर्डन है, कोर्ट के पास बहुत ज्यादा मुकदमे पड़े हुए हैं, पेंडिंग में है, कोर्ट पे बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है, तो लोक अदालत की व्यवस्था की गई लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1997 के अंतर्गत लोक अदालत की व्यवस्था की गई। लोक अदालत क्या होता है, जैसे रेवेन्यू मैटर हो, कोई सिविल मामला हो, तो उसको क्या है कि आप जो है कोर्ट ना जाकर लोक अदालत में ला सकते हैं। वहां पे जो लोग होते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं, इसको बोलते हैं ना कि मतलब विवाचन करना है, जो लोगों को दोनों को पक्षकार को बुलाते हैं और दोनों के पक्षकार के बीच कंप्रोमाइजेशन करते हैं, तो ये लोक अदालत होता है। चलो लोक अदालत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए है, देखिए लोक अदालत के फैसले को जो है आप अपील में नहीं जा सकते, कहीं भी अपील में नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन फिर से एक फ्रेश केस की तरह, ये नहीं कि आप अपील में जा सकते हैं किसी कोर्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक अदालत के दिए गए डिसीजंस को क्या अपील में जा सकते हैं, तो अपील में नहीं जा सकते हैं। अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो फिर से एक फ्रेश सूट जो है, फ्रेश केस जो है, जो कोर्ट में फाइल होता है उस कोर्ट में जाकर फाइल कर दीजिए, लेकिन आप अपील में नहीं जा सकते इस डिसीजन का। तो लोक अदालत की व्यवस्था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत की गई है। लोक अदालत इसके फैसला को कहीं चैलेंज नहीं करता, अपील में नहीं जा सकते हैं। और एक जुडिशियल सेपरेशन, देखिए दो चीज होता है, जुडिशियल सेपरेशन एक होता है जो है डाइवोर्स, बड़ा हिंदू लॉ में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, जैसे मान लिया आप डाइवोर्स चाहते हैं, कोई भी पति या पत्नी या पति पत्नी डाइवोर्स चाहते हैं, ठीक, किसी प्रकार का डाइवोर्स चाहते हैं, तो कोर्ट क्या करती है कि पहले जो है वो कोर्ट का एक डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट चाहे तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर देगी। यानी हिंदू लॉ में होता है कि जुडिशियल सेपरेशन की एक डिग्री पारित कर देती है। इसमें क्या होता है कि पति पत्नी 1 साल तक दोनों साथ में ना रहने के लिए होंगे। अगर वो मतलब जिसे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हो गई, तो अगर पति पत्नी दोनों 1 साल तक दोनों एक दूसरे से अलग हैं, कोई बातचीत नहीं हो रहा, दोनों में मेल मिलाव नहीं है, तो कोर्ट बाद में जो है वो डिवोर्स की डिग्री पारित कर देती है। मतलब ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। जनरली कोर्ट क्या करती है कि जब कोई डिवोर्स की डिग्री चाहता है, कोई डिवोर्स चाहता है पत्नी से, तो डिवोर्स की डिग्री पारित करने से पहले जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर देती है। इससे क्या हुआ कि अगर मान लिया कि पति पत्नी 1 साल के बीच में दोनों में सुलह हो गई, तो क्या हुआ कि कोर्ट उसी समय जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को रद्द कर देगा, फिर पति पत्नी दोनों एक साथ में रह सकते हैं। तो कोर्ट क्या करती है, जनरली जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर देती है। अगर 1 साल में पति पत्नी दोनों साथ में नहीं रहे, तो फिर कोर्ट जो है वो डिवोर्स की डिग्री जो है पति पत्नी की रिक्वेस्ट पर वो जो है वो पारित कर देती है। तो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री होता है डिवोर्स की डिग्री। अब इसके अलावा एक होता है प्रोसिक्यूट्रिक्स। प्रोसिक्यूट्रिक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभियोक्त्री। देखिए प्रोसिक्यूट्रिक्स क्या होता है, जहां पर विक्टिम महिला हो, स्पेशली रेप के केसेस में, तो जहां पर विक्टिम महिला हो और अगर अपने केस को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूट्रिक्स, अभियोक्त्री, हिंदी में बोलते हैं अभियोक्त्री। होता है प्रेसिडेंट, इसको हिंदी बोलते हैं पूर्व निर्णय। देखिए प्रेसिडेंट क्या होता है, ऐसे जैसे मान लीजिए कि कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ठीक, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कोई लॉ अभी अवेलेबल नहीं है, लेजिस्लेशन ने कोई इस पर लॉ नहीं बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसी चीज में कुछ लॉ बनाती है या कुछ डायरेक्शन इशू करती है जो कि लॉ के समान होते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय, ठीक।
वो क्या होता है कि जितने निचले न्यायालय है उस पर वाद होगा। जैसे आप देखिए विशाखा दत्त बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन इशू किए सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने को लेकर, क्योंकि उसमें लॉ कोई प्रॉपर लॉ अवेलेबल नहीं थी, तो उसको लोग क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, वो लोअर कोर्ट पे भी बाइंडिंग होंगे। ठीक, एक होता है अस्टेरा डिसीज। अस्टेरा डिसीज क्या होता है? देखिए अस्टेरा डिसीज और प्रेसिडेंट में बड़ा मतलब माइन्यूटली अंतर है, बहुत बारीकी से अंतर है। देखिए होता क्या है कि प्रेसिडेंट्स क्या होता है कि जो अपर के कोर्ट है वो जो लॉ बनाती है, अगर कोई लॉ अवेलेबल नहीं हो तो उस सिचुएशन में कोई लॉ बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय। अस्टेरा डिसीज क्या एक तरीका है, एक रूल है जिसके अंतर्गत अपर कोर्ट का दिया हुआ डिसीजन लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। जैसे आर्टिकल 141 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया डिसीजन लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। तो जिस रूल के अंतर्गत ये बाइंड हो रहा है वो है अस्टेरा डिसीज, और बाइंड कौन हो रहा है? प्रेसिडेंट्स हो रहा है। जो पूर्व निर्णय है वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग हो रहा है। पूर्व निर्णय जिस माध्यम से, जिस मीजर से लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग हो रहा है उसको बोलते हैं अस्टेरा डिसीज। ये दोनों बड़ा अंतर, बड़ा माइन्यूटली अंतर है। ये क्या एक मेजर है, एक मेथड है, उस मेथड के अंतर्गत एक रूल है, उस रूल के अंतर्गत वो बात हो रहा है। और ये क्या, ये बात होगा प्रेसिडेंट्स मतलब पूर्व निर्णय जो कोर्ट ने डिसाइड किया ऊपर वाले कोर्ट ने, वो जो है वो बात होगा। एक पूछा था सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है? विधि के स्रोत। देखिए सोर्स ऑफ लॉ 3 होते हैं, कस्टम, लेजिस्लेशन और जिसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन या प्रेसिडेंट। कस्टम क्या होता है? जैसे बहुत दिन से कोई प्रथा चली आ रही है, बहुत दिन से चलते आ रही है, बाद में जो है बहुत सारे लोग मानने लगते हैं, वो एक रूल के मतलब एक लॉ का निर्माण कर लेते हैं। जैसे सप्तपदी, हिंदी में क्या, हिंदू विवाह में क्या सप्तपदी, 7 फेरा जो आग कर लेते हैं, वो क्या है? कस्टम्स है। एक होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मेन होता है, लॉ का जो मेन सोर्स है वो लेजिस्लेशन होता है। लेजिस्लेशन मतलब जैसे हमारे पार्लियामेंट्स लॉ बनाती है, स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेशन लॉ बनाती है। तो दूसरा क्या है? लेजिस्लेशन। तीसरा क्या है? प्रेसिडेंट है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन। जैसे कोर्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या होती है, बहुत बार जो है डायरेक्शन इश्यूज करती है, लॉ बनाती है। जैसे आप डीके वासु का केस देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे खासकर कस्टडियल टॉर्चर को लेकर, व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्या क्या रूल होना चाहिए, व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसको लेकर बहुत सारे रूल बनाए। तो वो क्या होता है? प्रेसिडेंट्स होता है, जुडिशियल डिसीजन होता है। जैसे अभी आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट 377 को इनवैलिड कर दिया या 497 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, तो ये क्या, उसने लॉ बनाया, तो हम लोग क्या बोलते हैं वो उसको प्रेसिडेंट या जुडिशियल डिसीजंस। मूट। मूट होता क्या है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मूट क्या होता है? देखिए मूट क्या होता है, जनरली मूट कोर्ट या मूट बोलते हैं। स्कूल में, लॉ स्कूल्स में क्या होता है, जैसे कोर्ट में प्रैक्टिसेस होते हैं, लोग आर्गुमेंट्स करते हैं, जजेस होते हैं, उसी का एक जो है प्रैक्टिकल यहाँ किया जाता है, उसी तरीका का जो एक तरीके से मतलब करवाया जाता है। स्कूल के टीचर जज बने रहेंगे, बच्चे लोग आर्गुमेंट्स करेंगे, लॉ स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्गुमेंट्स करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मूट। तो स्कूल में जो कोर्ट का रूपरेखा हम लोग देखते हैं वो क्या होता है? मूट या मूट कोर्ट उसको हम लोग बोलते हैं। ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? इसको बोलता है विलेख न्यायालय। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है, ये देखिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 215 और 129। 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करती है, 215 हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर करती है। ठीक, देखिए होता क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए 2 चीज आवश्यक है, जिसका दिया गया डिसीजन लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, निचले न्यायालय पे बाइंडिंग होगा, और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर उसका कंटेम्प्ट किया गया तो वो खुद पनिश कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। अच्छा, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अगर डेथ सेंटेंस, किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा लोअर कोर्ट ने सुना दी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट या सेशन जज होता है, डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के न्यायालय ने आपको जो है मृत्यु दंड सुना दिया, तो वो उसको हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म जरूर होना चाहिए। हाई कोर्ट कंफर्म करेगा कि हाँ इसका फांसी की सजा बिल्कुल सही है, तो डेथ सेंटेंस जो है लोअर कोर्ट के द्वारा दिया गया है तो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म जरूर होना चाहिए। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा गया कोई भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये हो गया 20 का क्लॉज 3। अब एक होता है हार्वेरिंग। हार्वेरिंग क्या होता है? जिसे जिसने अपराध किया उसको आप छुपा रहे हैं, ठीक, आप उसको घर में छुपा रहे हैं, कहीं छुपा रहे हैं, तो आप हार्वेरिंग का अपराध कर रहे हैं। जैसे आईपीसी में धारा 52A पढ़ेंगे या 212 पढ़ेंगे, तो आप अगर व्यक्ति को छुपा रहे हैं अपने घर में तो आप खुद एक अपराध कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हार्वेरिंग।
देखिए फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस क्या होता है? देखिए फॉरेंसिक साइंस क्या होता है कि जो क्रिमिनल मामला को सोल्व करने के लिए, जो क्राइम हुआ उस मामला को सोल्व करने के लिए एक साइंस स्टडी है, एक मेडिकल का एक फील्ड है, एक स्टडी किया जाता है। जैसे गोली कितने एंगल पे गई, कितना छेद किया, कितना एंगल से चलाई गई होगी, कौन कौन सा केमिकल यूज किया गया। तो जो मेडिकल का जो फील्ड है, जो क्रिमिनल मामला को सोल्व करने के लिए स्टडी किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेंसिक साइंस। एक होता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या है? देखिए इन्फेंटिसाइड क्या होता है कि जब बच्चा जन्म ले लिया हो और उसके बाद उसकी हत्या कर दिया, तो वो होता है इन्फेंटिसाइड। ठीक। एक होता है फेटोसाइड, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्या होता है? स्पेशली जब बच्चा बॉम्ब में हो, मतलब मां के गर्भ में हो, स्पेशली लड़कियों के लिए यूज होता है, जब उसको मार दिया जाता है, ठीक, जैसे भी अबॉर्शन करके जो है, जो भी तरीका से, तो उसको बोलते हैं फेटोसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या है? बच्चा ने जन्म ले लिया और तब उसकी मृत्यु कैद की गई, मार दिया गया जैसे भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्फेंटिसाइड। एक होता है पॉथोपम्पस। पोथोपम्पस, पोथोपम्पस क्या होता है? जब कोई बच्चा पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है तो उस बच्चे को लोग क्या बोलते हैं? पोथोपम्पस। या कोई जो किताब जो है वो राइटर के मरने के बाद पब्लिश होता है तो उस किताब को भी हम लोग बोलते हैं पोथोपम्पस। प्लीज, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन, तीन बड़ा यूज होता है। प्लीज मतलब क्या होता है? प्लीज मतलब होता है कि जहां पे आप कोई गुड्स को, कोई मूवेबल प्रॉपर्टीज को, जो गुड्स को अगर किसी व्यक्ति के यहां रख कर और उससे ऋण लेते हैं, जैसे मेरा मोबाइल फोन है, हमने किसी के यहाँ मोबाइल फोन रख दिया और उससे 5,000 रुपये लोन लिया, ठीक, तो ये क्या होता है? प्लीज होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गिरवी। एक होता है मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया, जैसे घर है तो घर के कागजात उसके यहाँ दे दिए, ठीक, और उस पर लोन ले लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग मॉर्गेज, हिंदी में बंधक। एक होता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने ऑटो फाइनेंस करवाया, बैंक से ऑटो फाइनेंस करवा लोन लेके, तो ऑटो क्या है? आप ही के पास रहेगा, ठीक, लेकिन कागजात किसके पास होगा? बैंक के पास होगा। तो आप उस ऑटो से पैसा कमा के जब बैंक को चुकाते हैं, क्योंकि अगर ऑटो ही वो ले लेगा तो कमाएंगे किससे? तो आपके पास ऑटो छोड़ दिया जाएगा, कागजात बैंक के पास होगा, बैंक जो है वो जो फाइनेंस करवा देगी आपको लोन पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे वित्त प्रदत्त SBI बैंक गाड़ी पे लिखा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। अब एक चीज और, रूल ऑफ लॉ, जिसको बोलते हैं विधि का सिद्धांत। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? देखिए एवी डाइसी के 3 सिद्धांत थे जिसको हम लोग रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। हमारे ये बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में डाइस ने 3 थ्योरी दिया। एक उन्होंने कहा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ सुप्रीम होगा, लॉ सबसे सर्वोच्च होगा। दूसरा उन्होंने कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समान समानता, सही व्यक्ति जो है वो लॉ के समान इक्वल हो गए। तीसरा उन्होंने कहा प्रीडोमिनेंसी ऑफ लीगल स्पिरिट, तो विधि बल भावना की प्रबलता। ये 3 जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। एबी डाइसी ने इसको दिया है। एक है अपीलेंट, एक है रिस्पोंडेंट, हिंदी में अपीलार्थी और एक प्रत्यार्थी, अपीलार्थी प्रत्यार्थी। ये क्या होता है? देखिए जैसे सपोज कीजिए कि ए एंड बी 2 व्यक्ति हैं, ठीक, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ईपी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। ए ने केस फाइल किया, ठीक, तो ये क्या हो गया? प्लेंटिफ हो गया, वादी, और एक क्या और डिफेंडेंट हो गया, ठीक। कोर्ट ने मान लीजिए कि बी के फेवर में डिसीजन दे दिया, बी के फेवर में डिसीजन दे दिया, तो ए में फिर कोर्ट लेके चला गया ऊपर के मामला में, तो ये क्या होगा? अपीलांट हो गया, मतलब जो अपील में जाएगा वो क्या होगा? अपीलांट हो जाएगा, और जिसके अगेंस्ट में जाएगा वो क्या होगा? रिस्पोंडेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रत्यार्थी बोलते हैं।
तो आज की इस वीडियो में मैंने और भी बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताया जो कि BHU LLB BLLB एंड डिफरेंस लॉ एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट्स है। तो आप इसको अच्छे से नोट्स कर लेंगे। अगर कोई डाउट्स आ गया होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम उसको बता देंगे। और ये भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। तो आई होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।